हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल के एमसीक्यू करेंगे और वीडियो को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जो उसकी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखती है। देखो, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एटम। तो आपका सही आंसर है एटम। सेकंड क्वेश्चन है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने प्रपोज की। तो आपका सही आंसर है जॉन डाल्टन। तीसरा क्वेश्चन है कि किस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, किसी भी एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज मीन्स उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो आपका सही आंसर होगा प्रोटॉन। चौथा क्वेश्चन है कि किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या डिटरमाइन करते हैं। कि हम कहेंगे कि किसी भी एटम के अगर हमें प्रोटॉन्स पता है कि इसमें कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो वो क्या बताता है। किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ एटम्स क्या डिटरमाइन करता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर। सपोज आपके पास, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन है? 8। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। तो आपका सही आंसर है एटॉमिक नंबर। पांचवा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है। अभी हमने बात करी कि हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो आपका सही आंसर होगा बी, नेगेटिव। छठा क्वेश्चन है किसी भी एटम के मास नंबर किस चीज का सम होता है। मतलब अगर हम किसी एटम के मास नंबर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? तो किसी भी एटम का मास नंबर उस एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मींस आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है तो आप उस एटम का मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी एटम का मास नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। तो आपका सही आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सातवां क्वेश्चन है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के किस नंबर के इक्वल होते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सपोज हमारा एलिमेंट, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो आपका सही आंसर है सी, प्रोटॉन। आठवां क्वेश्चन है कि जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस एलिमेंट का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 एंड यूरेनियम का 92। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं एलिमेंट्स के उनमें हाईएस्ट एटॉमिक वेट नंबर किसका है? यूरेनियम का। तो आपका सही आंसर होगा यूरेनियम। नाइन्थ क्वेश्चन है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप में क्या सेम नंबर होते हैं। देखो, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट की सेम फैमिली मेंबर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आइसोटोप कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, जिसमें क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, पर इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 1। इसकी बात करें प्रोटियम की। अगर हम बात करें, इसे ऐसे डिनोट कर देते हैं। सपोज ये एटॉमिक नंबर है और ये हम इसका क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बता रहे हैं, सॉरी न्यूट्रॉन बता रहे हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड हाइड्रोजन फैमिली है वो है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो तो 1 ही होता है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। इसी तरीके से हमारा ट्राइटियम, ट्राइटियम में हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1, पर इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 3।
तो हमारे आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, या आप कह सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे हमारे जो हमारा प्रोटियम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 1। हमारे ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 2। और ट्राइटेरियम में कितने हैं, 3। तो आइसोटोप में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन में पूछा है एलिमेंट में आइसोटोप में क्या सेम होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम हो। तो आपका सही आंसर होगा बी, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोबार में सेम नंबर्स क्या होते हैं। जिस तरीके से आइसोटोप होता है इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आप एटॉमिक मास बोलिए, एटॉमिक वेट बोलिए, ये तो क्या होता है, सेम होता है, पर जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम एग्जांपल ले अपने क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 70। ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमने लिया पोटेशियम का। पोटेशियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 90। अब इनकी बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 40। ये आइसोबार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हमारे पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट होता है या एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40। तो ये क्या है, क्लोरीन और पोटेशियम क्या है, आइसोबार है, जिसमें एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास तो क्या है, सेम होता है, पर जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो आइसोबार में सेम क्या होता है, एटॉमिक मास। तो आपका सही आंसर होगा एटॉमिक मास। 11वां क्वेश्चन है कि आपको जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। देखो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मींस, डाई मींस टू, एटॉम्स मींस, एटॉमिक मींस एटम। जब क्या होते हैं कि दो एटम्स केमिकली बॉन्डेड होके हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। देखो ये हमारे जो डाई एटम्स हैं ये हमारे सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम मींस अगर ऑप्शन की बात करें तो H2 क्या है, हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो एटम केमिकली बॉन्डेड है। अगर O की बात करें तो ये मोनो है, एक ही है, CO2 में 3 है और NH3 में 4 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट एटम्स का हो सकता है। अगर डिफरेंट की बात करें तो HCl, इसमें कौन कौन से एटम बॉन्डेड हैं, H और Cl, दोनों क्या है, डिफरेंट एटम है, पर ये क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि उसमें दो एटम इन्वॉल्व हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। डाई एटॉमिक मींस सेम नहीं होता, डाई एटॉमिक यहाँ पे सेम और डिफरेंट एटम्स केमिकली बॉन्ड होके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो आपके ऑप्शन में आपका सही आंसर होगा H2, कि हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलकर हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे हैं, H2 फॉर्म कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, उसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व होते हैं एक वाटर के एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। H2O की बात करते हैं तो हमारे हाइड्रोजन के कितने एटम इन्वॉल्व हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को फॉर्म करने के लिए हमारे 3 एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका सही आंसर है C3। जिस तरीके से हम हाइड्रोजन का है, सॉरी वाटर का है, उसी तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उसे फॉर्म करने के लिए, या कितने एटम्स किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका सही आंसर है 3। 13वां क्वेश्चन है कि टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। टेबल सॉल्ट का जो कॉमनली नेम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अगर आपसे टेबल सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला कहा जाए तब भी NaCl होता है, और आपको अगर दिया है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखिए तो NaCl। 14वां क्वेश्चन है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, क्या है हमारे, ये CHO हमारा क्या है, एलिमेंट। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम,
ऑक्सीजन के 6 एटम यूज हो रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। तो कितनी टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में? 24। तो आपका सही आंसर है सी। 15वां क्वेश्चन है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास को हम क्या कहते हैं? तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास। तो आपका सही आंसर है ए, मोलर मास। 16वां क्वेश्चन है कि आवागाद्रो नंबर में नंबर्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो आवागाद्रो नंबर में नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एटम्स इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में जितने एटम्स हैं वही आवागाद्रो नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सही आंसर है ए, एटम्स इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट। 17वां क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो आपका सही आंसर है बी, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 18वां क्वेश्चन है कि वाटर का H2O का मोलर मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली आपको फाइंड आउट करना है कि वाटर का मोलर मास कितना होता है। देखो हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोलर मास। अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोल्स। तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स प्रेजेंट है? 1। अब हमें मास पता करना है। हमें पता है हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और हमारे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख देते हैं हम H। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ठीक है, ये हमें पता है। अब हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमारे कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं? हाइड्रोजन एटम 2 और हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो हमारा टोटल जो मास हो गया वाटर मॉलिक्यूल का वो कितना हो गया? 80। तो हमारे वाटर का जो मोलर मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। क्योंकि हमारा मोल्स कितने हैं? किसी भी 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमने क्या कहा? हाइड्रोजन का वेट कितना है? 18 ग्राम। तो ये कितने वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है? 1 मोल। तो हमारा इसीलिए आंसर कितना आया? 18 ग्राम पर मोल। तो आपका सही आंसर है ए, 18 ग्राम पर मोल। आपको आ गया होगा मोल्स के फॉर्मूला हमने यूज किया, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोल्स। मास हमें पता है कि वाटर का मास कितना होता है? 18। और कितने मोल्स इन्वॉल्व होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में? 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। 19वां क्वेश्चन है कि कोई कंपाउंड है उसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है जिसमें मास के अकॉर्डिंग कार्बन कितना है? 40%, हाइड्रोजन है 6.7% एंड ऑक्सीजन है 53.3%। ठीक है, अब अगर हमें कंपाउंड, क्योंकि अगर हमें क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का रिलेटिव प्रोपोर्शन, कि हमारे कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है, यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम एज्यूम करें कि हमारे कंपाउंड का मास कितना है? 100 ग्राम। हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे कंपाउंड का मास कितना होगा? 100 ग्राम। तो हमारे कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। ठीक है, 40% दिया है। वैसे हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 6.7 ग्राम और ऑक्सीजन का 53.3 ग्राम। अब हमारे पास क्या आ गया? मास आ गया। अब हमको क्या निकालना है? मोल्स। मोल्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था? मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है कार्बन का? 40 ग्राम। मोलर मास कितना होता है हमारे कार्बन का? 12। तो हमारे मोल्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 40 अपॉन 12 मोल्स। ठीक है, उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1। तो हमारे मोल्स कितने हो गए? 6.7 अपॉन 1। ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हमारा 60। तो हमारा क्या हो गया? 53.3 अपॉन 16 मोल्स। हमने मोल्स निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है कि जो हमारा इतना हमने सब निकाल लिया कि हमारे ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स कितने। अब अगर हम इन मासेस का, क्योंकि क्या है ये मासेस में दिए हैं, जो रेशियो दिया है इनका हम रेशियो निकालें तो हमारे रेशियो C जो हमारे कार्बन डिनोट करता है
रेशियो H, रेशियो O। तो हमारा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1:2:1। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 40/12, इसे लिखना है 6.7/1, ये हो जाएगा 53.3/60। हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1:1। हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O, क्योंकि रेशियो क्या है हमारा 1:2:1। तो हमारे कार्बन का कितना प्रोपोर्शन है 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस तरीके से हम इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम का, वही क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अभी हमने क्या कहा कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट के जो रिलेटिव प्रोपोर्शन हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। तो आपका सही आंसर है ए। 21वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो आपका सही आंसर है जे थॉमसन। 22वां क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो टोटल मास होता है केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद में हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो क्या हुआ, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो आपका सही आंसर है ए। The law of conservation of mass states that matter cannot be created or destroyed in a chemical reaction. 23वां क्वेश्चन है कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा पोस्टुलेट डाल्टन थ्योरी ने, एटॉमिक थ्योरी ने पोस्टुलेट नहीं किया है। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, एंड जो हमारा एटम्स होता है उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि आपका जो डी ऑप्शन है वो क्या कहता है, एटम्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल नॉट पोस्टुलेट किया है, नहीं पोस्टुलेट किया। तो आपका सही आंसर है डी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इनडेस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन क्या होता है। अगर आपने कन्फिगरेशन सीखे होंगे तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे कन्फिगरेशन का, वो क्या होता है कि हमें अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है सब सेल में, जो कैसे होती है S-P-D-F। सबसे पहले हमारी S में इलेक्ट्रॉन जाते हैं S ऑर्बिट में, उसके बाद P में, फिर D में, फिर F में। जो मैक्सिमम नंबर होते हैं S में, उसमें होते हैं मैक्सिमम 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं तो हम सबसे पहले क्या S में जाते हैं, अपने फर्स्ट S में। तो हमने क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 फिल कर दिए। उसके बाद क्योंकि अभी 17 है, उसके बाद धीरे धीरे फिलअप करेंगे। उसके बाद 1s के बाद हमारा 2s आता है ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम s में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद p आता है, p में मैक्सिमम होते हैं 6। उसके बाद आता है हमारा 3s जिसमें मैक्सिमम 2, p में 5, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके 3p5 में 17 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं अगर हमको उसका एटॉमिक नंबर पता हो, हमें पता हो कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है, ए, क्लोरीन का कन्फिगरेशन। 25वां क्वेश्चन है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s2, उसके बाद सेकंड में
सेकंड एस में कितने हो जाएंगे हमारे 2, मैक्सिमम एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2। इसके बाद एस के बाद आता है पी, तो सेकंड में पी में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कार्बन में के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 2 2 2 इसके पास हो गए, 2 इसके पास हो गए, ये हो गए 4। अब हमारे पास कितने बच्चे 2। ठीक है, तो हमारे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 p2। अब क्या होता है कि हमारे हर एक एलिमेंट क्या चाहता है स्टेबल होना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि पी के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है कि वो क्या हो जाए स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन की। तो यही क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कार्बन को क्या कर दे उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दे पूरा कर दे। तो इसीलिए कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितना होता है 4। तो आपका सही आंसर है बी 4। 26वां क्वेश्चन है कि द एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एएमए को कैसे डिफाइन करते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम से हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो आपका सही आंसर है डी। 27वां क्वेश्चन है कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नोबल गैस कौन सी होती है। नोबल गैस कौन सी होती है जिन एलिमेंट को अपना ऑक्टेट या आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होते हैं, उनका जो आउटर मोस्ट सेल होती है वो क्या होती है कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो यहाँ पे हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं 2। अगर हीलियम अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे क्या हो जाएगा 1s2। एस के जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 2। तो इसको एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है कि अपना ऑक्टेट को या आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भी हमारी एलिमेंट जिनको एक्स्ट्रा कहिए या कोई भी इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती है अपनी आउटरमोस्ट सेल को फिल करने के लिए, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं नोबल गैसेस। जैसे हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सारी जो है हमारी नोबल गैसेस में आती हैं। इनको अपना आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। 28वां क्वेश्चन है कि आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है। तो आयरन का हमारा केमिकल सिंबल होता है Fe। नॉर्मली आप देखते हैं जैसे अगर हम कहेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो फर्स्ट लेटर होता है O, तो इसलिए हम कहते हैं उसका जो सिंबल है O। उसी तरीके से हीलियम में He, पर आयरन Ir होते हुए भी इसका जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है Fe। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।